इस वीडियो में हम युगेन हबरमा को डिस्कस करने वाले हैं, जो एक जर्मन थिंकर हैं और हमारे सोशियोलॉजी नेट जेआरएफ सिलेबस के यूनिट 1 के पार्ट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। तो हबरमा एक नियो मार्क्सिस्ट थे। नियो मार्क्सिस्ट क्या होते हैं? ये मार्क्सिज्म को और आगे ले जाते हैं और बोलते हैं कि केवल कैपिटल ही जिम्मेदार नहीं है हर चेंज के लिए, सोसाइटी के और भी फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार हैं चेंज के लिए। इसीलिए इनको बोलते हैं नियो मार्क्सिस्ट। हबरमा इन्फ्लुएंस थे जॉर्ज लुकास से। लुकास की एक बुक है हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, और वो हॉर्खहाइमर एंड अडोर्नो से भी इन्फ्लुएंस थे, जिनकी बुक है डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इनको आप याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट हबरमा ने दिए हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में ईजी होता है और जो लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं उनका भी हेल्प हो जाता है। तो इनके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है लाइफ वर्ल्ड, दूसरा ये सिस्टम का बात करते हैं, फिर ये स्टीयरिंग मीडिया का बात करते हैं, कोलोनाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड का बात करते हैं, कम्युनिकेटिव एक्शन का बात करते हैं, आइडियल स्पीच सिचुएशन का बात करते हैं, क्रिटिकल सिटीजन्स का बात करते हैं, रेशनल एक्शन का बात करते हैं, डिस्कोर्स थियरी का बात करते हैं, डिलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का बात करते हैं, कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड सिस्टम का बात करते हैं, पब्लिक स्फेयर का बात करते हैं, अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन का बात करते हैं और टाइप्स ऑफ क्राइसिस का बात करते हैं। तो ये सारे मेन कॉन्सेप्ट्स है। अब इसको हम डीप में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं और हबरमा ने किस कॉन्टेक्स्ट में इनकी बात की है। पहला टर्म है पब्लिक स्फेयर। अपनी बुक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर में हबरमा बताते हैं कि पब्लिक स्फेयर सोशल लाइफ का एक ऐसा रियल्म है जिसमें लोग आते हैं और पब्लिकली फ्रीली डिस्कस करते हैं और डिबेट करते हैं। उसको बोलते हैं पब्लिक स्फेयर। मीन्स ऐसा स्फेयर जिसमें लोग डिबेट कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। पब्लिक स्फेयर ना ही कोई इंस्टीट्यूशन है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है और ना ही कोई सिस्टम है, बल्कि ये एक नेटवर्क है कम्युनिकेशन का। पूछ सकता है कि किसने पब्लिक स्फेयर को नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन कहा है, तो हबरमा हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लब्स, कैफेज, जर्नल्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक स्फेयर के। पब्लिक स्फेयर 3 टाइप के होते हैं, एपिसोडिक, ओकेजनल और एब्स्ट्रैक्ट। जो ये 3 टाइप का डिवीजन किया गया है, इसको डेंसिटी ऑफ कम्युनिकेशन के हिसाब से बांटा गया है। मीन्स किस स्फेयर में कितने लोग बात कर सकते हैं, कितने लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि एपिसोडिक का एग्जाम्पल है कॉफ़ी हाउस। उसमें काफ़ी कम लोग होते हैं, 3-4 लोग होते हैं जो आपस में बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं, तो उसका डेंसिटी ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी कम है। दूसरा आता है ओकेजनल, जिसमें पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन या फिर कोई इवेंट होता है जिसमें कॉफ़ी हाउस से ज़्यादा लोग होते हैं, मीन्स 50, 100, 150, और वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। तीसरा उससे बड़ा होता है एब्स्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, मीडिया आता है जो ऑडियंस को मास लेवल पे टारगेट करता है। तो ये 3 टाइप के पब्लिक स्फेयर्स थे। हबरमा बोलते हैं इस तरीके से डेमोक्रेसी के लिए पब्लिक स्फेयर एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम डेमोक्रेसी का निर्माण कर सकते हैं। इनकी बुक है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1981। इसमें बात करते हैं कम्युनिकेटिव एक्शन का और भी बहुत सारी चीज़ों का जो आगे हम डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन का 2 पार्ट है, 2 वॉल्यूम है, जिसके पहले वॉल्यूम में ये बात करते हैं एक्शन का और ओरिजिनलिटी का, और दूसरे वॉल्यूम में ये बात करते हैं सिस्टम का और कैसे सिस्टम एक्शन से कनेक्ट करने का ट्राई करता है। तो चूंकि वॉल्यूम 1 एक्शन और ओरिजिनलिटी पे फोकस करता है, तो वो आ जाएगा माइक्रो सोशियोलॉजी में। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और मैक्रो का मतलब होता है बृहद। तो माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। इन दोनों वॉल्यूम को मिला के हबरमा एक्शन को 4 टाइप में बांटते हैं। आइए देख लेते हैं। पहला है टेलियोलॉजिकल एक्शन। इसका रीजन क्या होता है? इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड या फिर साइंस। मीन्स किसी गोल को अचीव करने के लिए इस एक्शन को किया जाता है, इसीलिए इस एक्शन का नाम इंस्ट्रूमेंटल एक्शन भी है। तो पूछ सकता है कि टेलियोलॉजिकल एक्शन क्या होता है या फिर उसका रीजन क्या होता है, तो उसका रीजन होता है साइंस या फिर ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। और या फिर ये भी पूछ सकता है कि टेलियोलॉजिकल एक्शन को दूसरे किस नाम से जानते हैं। सेकंड है नॉर्मेटिव एक्शन। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है लॉ या फिर सोशल वर्ल्ड। मीन्स ऐसे नॉर्म्स को आगे बढ़ाना जो कि हमारे सोशल लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। इसका दूसरा नाम है मोरल प्रैक्टिकल रेशनलिटी। ये फोकस करता है राइटनेस पे, मीन्स चीज़ों को सही तरीके से करने में, और लेजिटिमेसी ऑफ एक्शन पे। थर्ड है ड्रामाटोलॉजिकल एक्शन। इसका रीजन क्या है? आर्ट या फिर सब्जेक्टिव वर्ल्ड। इसमें अपने बिहेवियर का मैनिपुलेशन होता है, मीन्स और क्रिएटिव वे में हम दिखाते हैं अपने आप को, प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, जिससे इंटरेक्शन और इंटरेस्टिंग हो पाए। तो ये मेन फोकस करता है क्रिएटिविटी पे, इसलिए इसका रीजन है आर्ट। ये थोड़ा ईगोसेंट्रिक होता है और इसीलिए इसका दूसरा नाम है एस्थेटिक एक्सप्रेसिव रेशनलिटी। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव एक्शन। ये जुड़ा हुआ है लाइफ वर्ल्ड से या फिर ट्रू डेमोक्रेसी से। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स आते हैं और डिबेट करते हैं और एक किसी म्यूचुअल पॉइंट पे पहुंचते हैं, एक सहमति बनाते हैं किसी एक पॉइंट को लेके।
इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिव एक्शन। इस तरीके से हमने हैबरमा के 4 एक्शन को डिस्कस किया। अब हैबरमा का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेशनैलिटी का। वेबर की तरह हैबरमा भी बोलते हैं रेशनैलिटी को कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी का वेटेज भी बढ़ते जा रहा है। मीन्स लोग ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी तरफ फोकस कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा इंस्ट्रूमेंटल एक्शन क्या होता है, तो वहीं से आता है इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी, जिसका मतलब होता है कि लोग गोल को अचीव करने के लिए रेशनैलिटी का यूज कर रहे हैं। हैबरमा का मॉडर्निटी को लेके 2 ओपिनियन है। पहला ओपिनियन है वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए मॉडर्निटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन इमांसिपेशन के लिए मॉडर्निटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाता है। बट दूसरी टाइप में ये बोलते हैं कि मॉडर्निटी ह्यूमन डेवलपमेंट को और नॉलेज को रोकता भी है। किस तरीके से रोकता है हम अभी डिस्कस करते हैं लेजिटिमेशन क्राइसिस में। तो हैबरमा मॉडर्निटी के निगेटिव साइड को बताने के लिए लेजिटिमेशन क्राइसिस का बात करते हैं और बोलते हैं जब जो हमारा स्टेट होता है वो टेक्नोलॉजी को मैनेज करने में असफल हो जाता है किसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, तो उस समय जन्म होता है लेजिटिमेशन क्राइसिस का। वो 3 टाइप की लेजिटिमेशन क्राइसिस का बात करते हैं। पहला है द डिक्लाइन ऑफ द पब्लिक स्फेयर। मीन्स जो हमने अभी पढ़ा कि पब्लिक स्फेयर क्या होता है, मतलब डिस्कशन वाला एक स्फेयर जहाँ पे हम डिबेट कर पाएँ और डिस्कशन कर पाएँ, तो उसका डिक्लाइन हो जाएगा। मीन्स वो ख़त्म होने लगेगा। सेकंड क्या होता है, स्टेट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है इकॉनमी में, जिससे दिक्कतें पैदा होती हैं। थर्ड क्या होता है, स्टेट साइंस का अपने हिसाब से लोगों को कंट्रोल करने के लिए यूज करता है और डोमिनेट करने का ट्राई करता है। ये 3 ट्रेंड थे जिनको बोलते हैं लेजिटिमेशन क्राइसिस। एक कोट है हैबरमा का, लेजिटिमेशन एंड आइडियोलॉजी आर द 2 मेजर कॉजेज ऑफ डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन। अब डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन क्या होता है, मीन्स ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हमें बाधा पैदा होती हो। नेक्स्ट हैबरमा बात करते हैं लाइफ वर्ल्ड का और सिस्टम का। लाइफ वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट हसेल और शुट्ज से लिया था। आइए इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो हैबरमा के लिए लाइफ वर्ल्ड होता है कल्चरली ट्रांसमिटेड एंड लिंग्विस्टिकली ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक ऑफ इंटरप्रिटेटिव पैटर्न्स। मीन्स समझे जाने वाले पैटर्न्स का, इंटरप्रिटेटिव पैटर्न्स का ऐसा स्टॉक जिसको हम कल्चरली ट्रांसमिट कर पाएँ और लिंग्विस्टिकली ऑर्गेनाइज कर पाएँ, उसको बोलते हैं हैबरमा लाइफ वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिस्टम। ये क्या होता है, ये सोसाइटी के ऐसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पावर को ऑर्गेनाइज करने में और प्रोडक्शन में। तो सिस्टम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है जो पावर को ऑर्गेनाइज करता है। हैबरमा एक टर्म यूज करते हैं क्रिटिकल सिटीजन। ये क्या होते हैं, ऐसे सिटीजन जो सिस्टम को क्रिटिसाइज कर पाएँ, मीन्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज कर पाएँ, उनको बोलते हैं क्रिटिकल सिटीजन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में। लाइफ वर्ल्ड को हैबरमा 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट है प्राइवेट स्फेयर और दूसरा है पब्लिक स्फेयर। प्राइवेट स्फेयर में फैमिली आती है और पब्लिक स्फेयर में मीडिया या फिर ओपन स्पेस आता है। सिस्टम को हैबरमा 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला है स्टेट और दूसरा है इकॉनमी। स्टेट संबंधित है पावर से, जिसके अंदर आते हैं सिटीजन्स, और इकॉनमी संबंधित है मनी से, जिसके अंदर आते हैं वर्कर्स और कंज्यूमर्स। नेक्स्ट टर्म है हैबरमा का कोलोनाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, जो हमारे सिस्टम का स्टीयरिंग मीडिया होता है और टेक्नोलॉजी होता है, उसका यूज करके स्टेट हमें कोलोनाइज करता है और हमें ढकेलता है लेजिटिमेशन क्राइसिस की तरफ, जिसमें हमने देखा कि पब्लिक स्फेयर का डिक्लाइन होने लगता है। मीन्स लोग खुल के बात नहीं कर पाएंगे और डिबेट नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं स्टीयरिंग मीडिया होता क्या है। तो ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म होता है स्टेट और इकोनॉमी को सेल्फ ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसके एग्जाम्पल्स हैं पावर और मनी, जिसके थ्रू स्टेट अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट एक कोट है हैबरमा का, मॉडर्निटी एज अ अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। ये बोलते हैं मॉडर्निटी को कि अभी इसका बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी उसको बहुत दूरी तय करनी है, बहुत आगे जाना है। हैबरमा बोलते हैं द हॉलमार्क ऑफ मॉडर्निटी इज द कोलोनाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड बाय सिस्टम। मीन्स मॉडर्निटी का मेन उद्देश्य है कि सिस्टम के थ्रू लाइफ वर्ल्ड को कोलोनाइज करना। फिर हैबरमा का कॉन्सेप्ट है रिकंस्ट्रक्टिव साइंस, जिसमें बताते हैं कि इसका 2 पर्पस होता है। पहला पर्पस होता है रिकंस्ट्रक्टिव साइंस का, कि साइंस और फिलॉसफी के बीच में कोई एक जनरल थियरी लाना जो एक बैलेंस बना पाए, और दूसरा होता है जो ग्रेट थियरी होती है और एम्पिरिकल रिसर्च होती है, उसके बीच की जो दूरियां हैं उसको कम करना। ये 2 पर्पस था रिकंस्ट्रक्टिव साइंस का। अब यहाँ से चीज़ें फैक्चुअल चालू हो जाती हैं, मीन्स MCQ वाली, जिससे आप मैक्स टू मैक्स MCQ बना पाएंगे। हैबरमा बात करते हैं 3 कॉम्प्लीमेंट्री मोड्स ऑफ रेशनैलिटी का। पहला है इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा है मोरल प्रैक्टिकल और तीसरा है एस्थेटिक एक्सप्रेसिव। अब इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ना क्वेश्चन पूछता है उतना डीप में जाके, और जल्दी कंटेंट मिलता भी नहीं है। अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं तो आप एक टर्म जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। बट MCQ लगाने के लिए या फिर एग्जाम क्रैक करने के लिए इतना जानना काफ़ी है। फिर हैबरमा बात करते हैं 4 टाइप के एक्शन का।
पहला है रेशनल, दूसरा है नॉर्मेटिव, तीसरा है ड्रामाटोलॉजिकल और चौथा है कम्युनिकेटिव। फिर ये बात करते हैं 4 टाइप्स के सोशल फॉर्मेशन का जो कि सोशल सिस्टम को बनाने में कारगर होते हैं। पहला है प्रिमिटिव, दूसरा है ट्रेडिशनल, तीसरा है कैपिटलिस्ट और चौथा है पोस्ट कैपिटलिस्ट। फिर ये बात करते हैं 2 टाइप के डिस्कोर्स का। पहला है मोरल और दूसरा है एथिकल। मोरल में क्या होता है, मीन्स ऐसी चर्चा जिसको रॉन्ग प्रूव करना बहुत मुश्किल हो उसको बोल देंगे मोरल, और ऐसी चर्चा जिसको रॉन्ग प्रूव करना आसान हो उसको बोल देंगे एथिकल। ये 3 फॉर्म्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज का बात करते हैं। पहला है एम्पिरिकल एनालिटिकल, दूसरा है हर्मेन्यूटिक इंक्वायरी, तीसरा है क्रिटिकल एंड इमांसिपेटरी। ये 3 टाइप के रेशनैलिटी का बात करते हैं। पहला है लेजिटिमेशन, दूसरा है रेशनल और तीसरा है मोटिवेशनल। आप परेशान मत होइए, उतना डीप इसमें पूछता नहीं है, बस जो बता रहा हूँ उसको आपको रट्टा मारना है। 3 टाइप की नॉलेज का बात करते हैं ये। पहला है टेक्निकल, दूसरा है प्रैक्टिकल और तीसरा है इमांसिपेटरी। फिर ग्लोबल गवर्नेंस के 3 टियर मॉडल का बात करते हैं। पहला है सुप्रानेशनल, दूसरा है ट्रांसनेशनल और तीसरा है नेशनल। ये 4 टाइप की क्राइसिस का बात करते हैं। पहली क्राइसिस है लेजिटिमेशन, दूसरी है मोटिवेशन, तीसरी है इकोनॉमिक और चौथी है रेशनल। 3 टाइप के कैपिटलिज्म का बात करते हैं। पहला है लीगल, दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड, तीसरा है पोस्ट कैपिटलिज्म। हैबरमाइट टर्म यूज करते हैं आइडियल स्पीच सिचुएशन। इसका मतलब होता है फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, मीन्स ऐसा स्थिति जिसमें हमारे इन्फॉर्मेशन का फ्री फ्लो हो पाए। एक और टर्म है अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन, जिसको मैंने अभी डिस्कस किया। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें कोई बाधा ना आए उसको बोल देंगे अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन। एक कोट है वर्मा का, ओनली बाय एक्सटर्नलाइजेशन वी डेवलप इंटीरियरिटी। एक और कोट है, मॉडर्न साइंस एंड टेक्निकल रेशनैलिटी फंक्शन एज आइडियोलॉजीज। ये सारे आपको याद कर लेने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब वर्मा की जितनी बुक्स थी सब मैंने यहाँ पे लगा दिया है क्रोनोलॉजी वाइज, सब आपको याद कर लेना है। पूरा PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जाके डाउनलोड कर लेना है और रिवाइज करना है, और MCQ भी मिल जाएगा, उसको भी आपको लगा लेना है।